आप देख रहे हैं भारत दैनिक दर्शन। भारत दैनिक दर्शन में आपका स्वागत है। दोस्तों, 7वें चरण का इलेक्शन आज जो है होना था और आज लोगों का नेताओं का जो भी है भविष्य आज तय हो चुका है। हमारे साथ जो है चर्चित चुनाव विश्लेषक ओपी यादव जी हैं और हम चर्चा करते हैं आज की उन सीटों पे क्या रहेगा जो सीटों पे इलेक्शन बंद हो चुका है। ओपी यादव जी, आपका स्वागत है हमारे भारत दैनिक दर्शन में। नमस्कार चौधरी साहब, आप हमारे आवास पर आए, आपने हमको मौका दिया अपने चैनल पर, उसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। आप गोमती नगर मेरे आवास पर तशरीफ़ लाए, उसके लिए भी आपको धन्यवाद, आपकी पूरी टीम को, चैनल की पूरी टीम को धन्यवाद और साधुवाद। हम चर्चा करते हैं सबसे पहले महाराजगंज सीट पे। महाराजगंज पे क्या स्थिति रहेगी? देखिए, महाराजगंज नेपाल बॉर्डर की सीट है और ये गोरखपुर से सटी हुई पार्लियामेंट सीट है। ये सीट कांग्रेस के कोटे में है और यहाँ वीरेंद्र चौधरी, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के 2 विधायक हैं, मोना तिवारी रामपुर खास प्रतापगढ़ से और वीरेंद्र चौधरी फरेंदा महाराजगंज से। शुरुआती दौर में चर्चा थी कि कांग्रेस के कोटे में जाने के बाद यहाँ पर अमन मणि त्रिपाठी के बेटे को चुनाव कांग्रेस पार्टी उतारेगी और उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन भी किया था। और आखिरी समय पर यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने अपनी रणनीति में परिवर्तन किया। एक ज़माने में जनता दल और कांग्रेस पार्टी से एमपी रहे कर्जा माफ़ी के दौर में हर्षवर्धन की बेटी सुप्रिया श्रीनेत, जो कांग्रेस की नेशनल स्पोक पर्सन है, उनकी भी चर्चा थी कि कांग्रेस पार्टी यहाँ में उनको चुनाव मैदान में उतार सकती है। लेकिन सारे समीकरणों को नज़रअंदाज करते हुए वीरेंद्र चौधरी पर दांव लगाया है कांग्रेस ने। इसके पीछे साफ सुथरी रणनीति ये है कि कांग्रेस पार्टी महाराजगंज में चौधरी बनाम चौधरी, आप देख रहे होंगे कि जो गठबंधन के ज़्यादातर प्रत्याशी में नान यादव पर और उसमें भी कुर्मी समाज के कैंडिडेचर पर ज़्यादा काम इंडिया अलायंस ने किया है, खासकर अखिलेश यादव और राहुल गांधी की टीम ने। आप देखिए, वीरेंद्र चौधरी, पंकज चौधरी जो सेंटर में मिनिस्टर हैं और लगातार तीसरी बार हैट्रिक, इसके पहले भी वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं। और एक बड़ी चीज़ ये है कि पूर्वांचल किसान यूनियन के नेशनल प्रेसिडेंट कुंवर अखिलेश सिंह, जो यहाँ एक ज़माने में नेताजी के बड़े नज़दीकी हुआ करते थे और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हुआ करते थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कई बार रहे समाजवादी पार्टी से, उनकी चर्चा थी कि शायद कांग्रेस के सिंबल पर उनको भी उतारा जा सकता है। शुरुआत में उनकी नाराज़गी की खबरें आई, लेकिन उसके बाद सब चीज़ें ठीक हो गई और यहाँ पर चौधरी बनाम चौधरी, और एक तरह से ओबीसी बाहुल पार्लियामेंट सीट है। यहाँ ब्राह्मणों की भी अच्छी संख्या है, लेकिन जो कुर्मी मतदाताओं में डिवीज़न है, उस डिवीज़न से भारतीय जनता पार्टी की राह यहाँ कांटे भरी हो सकती है। और निश्चित तौर पर जिस तरह का महाराजगंज का चुनाव है, मुस्लिम, यादव, कुर्मी और दलित गठजोड़ के सहारे कांग्रेस पार्टी के विधायक वीरेंद्र चौधरी, जो प्रांतीय अध्यक्ष भी रहे हैं कांग्रेस पार्टी के, बड़ी मजबूती से यहाँ तगड़ी चुनौती दे रहे हैं। बीएसपी ने ज़रूर यहाँ मुस्लिम उम्मीदवार उतारा है, लेकिन बीएसपी वोटों के मामले में बहुत दूर दिख रही है, चूँकि बीएसपी के प्रति खासकर जो ट्रेडिशनल वोट बैंक रहा अभी तक बीएसपी का, वो भी लामबंद होता नज़र नहीं आ रहा। बिल्कुल कांटे की लड़ाई है महाराजगंज लोकसभा सीट पर, लेकिन इंडिया गठबंधन का पलड़ा अगर कुर्मी मतदाताओं में डिवीज़न हुआ, डेंट हुआ, तो भारी हो सकता है। अगली पार्लियामेंट बांसगांव बिल्कुल गोरखपुर से सटी हुई पार्लियामेंट सीट है और कमलेश पासवान यहाँ से लगातार हैट्रिक लगाने पर 2014 और 19 में भी वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं। पहले समाजवादी पार्टी से भी वो एमपी रहे। उनके पिता ओम प्रकाश पासवान, आपको याद होगा, तो समाजवादी पार्टी से विधायक हुआ करते थे और कई घटनाएं ओम प्रकाश पासवान से गोरखपुर की सियासत में जुड़ी हुई हैं और मठ से भी ओम प्रकाश पासवान के संबंध हुआ करते थे। कमलेश पासवान को मठ का भी समर्थन है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ कि पिछली बार यहाँ बीएसपी के उम्मीदवार रहे, कांग्रेस से उम्मीदवार रहे सदल प्रसाद। इस बार जो बीएसपी से पिछला पार्लियामेंट का चुनाव लड़े थे गठबंधन में, सदल प्रसाद को कांग्रेस पार्टी ने उतारा है और बीएसपी के खासकर कांसीराम की नर्सरी से निकले हैं सदल प्रसाद। और दलित मतदाताओं में बांसगांव रिजर्व लोकसभा सीट है और सदल प्रसाद को उतारकर लड़ाई यहाँ पर बिल्कुल 1 to 1 है। यहाँ बीएसपी बहुत अच्छा कुछ करने की पोजीशन में नहीं दिख रही है और इस लोकसभा सीट पर अगर मठ का प्रभाव बढ़ा और खासकर गोरखपुर से सटी होने के कारण बीजेपी और इंडिया गठबंधन में बहुत कांटे की लड़ाई है और हो सकता है कि इस बार सदल प्रसाद के खाते में भी जा सकती है। और अगर मठ का यहाँ प्रभाव जारी रहा तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी भी बांसगांव रिजर्व को जीत सकती है। अगली लोकसभा सीट गोरखपुर के नतीजे बताते हैं। एक बाई इलेक्शन उपचुनाव को छोड़कर
ज़्यादातर ये सीट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रही है। गोरक्षा पीठ के प्रभाव वाली सीट यहाँ पर महंत अवैधनाथ और खुद उत्तर प्रदेश सूबे के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ यहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं। और निश्चित तौर पर इस सीट पर जो समाजवादी पार्टी निषाद प्रयोग के तहत खासकर जो ग्रामीण एरिया है, जो निषाद बाहुल, यादव बाहुल, मुस्लिम बाहुल एरिया है, यहाँ समाजवादी पार्टी को ज़बरदस्त समर्थन मिल रहा है। लेकिन यहाँ भारतीय जनता पार्टी का फिलहाल ग्लैमर के दोनों चेहरे हैं। इंडिया गठबंधन से काजल निषाद जो समाजवादी पार्टी के कोटे से उम्मीदवार हैं, और रवि किशन जो सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। यहाँ लड़ाई बिल्कुल कांटे की है, लेकिन फिलहाल यहाँ इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी का, क्योंकि आप 1952 से देखिए हिंदू महासभा से जो भी नतीजे आए हैं, भारतीय जनता पार्टी हिंदू महासभा या भारतीय जनसंघ के पक्ष में ही जाते रहे हैं। तो निश्चित तौर पर इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी दिख रहा, लेकिन समाजवादी पार्टी यहाँ बड़ी मजबूती से दो हाथ कर रही है। अगली पार्लियामेंट कुशीनगर में यहाँ पर अखिलेश यादव ने बड़ा परिवर्तन किया है। नथुनी कुशवाहा जो खड्डा से विधानसभा लड़ते रहे हैं, नाराज होकर के भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। ये यहाँ पर भी ओबीसी मतदाताओं की बड़ी अच्छी संख्या है। सैंथवार कुर्मी मतदाता और कुशवाहा मतदाता यहाँ बड़ी अच्छी संख्या में है। स्वामी प्रसाद मौर्य जो यहाँ से विधायक भी रहे हैं, सरकार में मंत्री भी रहे हैं और पिछला असेंबली का चुनाव भी यहाँ हार चुके हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य भी यहाँ शोषित समाज पार्टी से चुनाव मैदान में, एक तरह से चतुष्कोणीय लड़ाई की बात चल रही थी, लेकिन चुनाव आते आते यहाँ सीधे मुकाबला पिंटू सैंथवार, अजय प्रताप सिंह, इनके पिता देवरिया सदर से विधायक भी रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से सैंथवार समाज से आते हैं, और कुर्मी सैंथवार यहाँ आरपीएन सिंह भी लगातार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं, अब भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा के सांसद हैं। और कुशीनगर में अपने सिटिंग एमपी का टिकट काट करके यहाँ पर शशांक मणि त्रिपाठी, श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी के बेटे हैं। पहले श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी यहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं, उनके बेटे पर दांव लगाया है भारतीय जनता पार्टी ने। बिल्कुल कांटे की लड़ाई है, लेकिन इस सीट पर अगर ओबीसी मतदाता इंटैक्ट हुआ, दलित मतदाता इंटैक्ट हुआ, और यहाँ पर राधे श्याम सिंह जो पहले भी मंत्री रहे हैं समाजवादी पार्टी से और पहले पार्लियामेंट का चुनाव लड़ चुके हैं, बड़ी मजबूती और मुस्तैदी के साथ इंडिया गठबंधन को ताकत दे रहे हैं। और अगर यहाँ पर ओबीसी मतदाता और दलित मतदाता लामबंद हुआ तो भारतीय जनता पार्टी को तगड़ी चुनौती मिल रही इस सीट पर। भारतीय जनता पार्टी को परेशानी इंडिया गठबंधन पैदा कर सकता है। इंडिया गठबंधन आंशिक वोटों से यहाँ चुनाव जीत भी सकता है। अगली पार्लियामेंट देवरिया सवाल है बीच में जी। कुशीनगर पे स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव लड़ रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश में मौर्य समाज में एक जाना पहचाना चेहरा था जी। तो क्या ये चुनाव उनके लिए उनके भविष्य निर्धारित करेगा? क्या उनका भविष्य इसी चुनाव के बाद खत्म हो सकता है? निश्चित तौर पर राष्ट्रीय शोषित समाज दल उन्होंने बनाया है और पहले ये चर्चा थी कि वो इंडिया गठबंधन के साथ आ रहे हैं। उन्होंने बयान भी दिया और अखिलेश यादव का भी बयान आया कि वो कहीं गए नहीं, इंडिया गठबंधन के साथ हैं। लेकिन जो मैंने पहले भी आपकी डिबेट में बताया कि उनके जो एक्स रिश्तेदार हैं, जो फर्रुखाबाद से समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं, साग के समाज से आते हैं, और उनको लेकर के भी एक आंतरिक बात थी। तो अगर यहाँ से विधानसभा का चुनाव लूज़ किया था उन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में, और समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष रहे, मुस्लिम कैंडिडेट थे, और वो वापस समाजवादी पार्टी में आ गए हैं। और अगर यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन करते हैं, चुनाव जीतना तो दूर की चीज़ है, अगर स्वामी प्रसाद मौर्य यहाँ अच्छा प्रदर्शन करते हैं, लड़ाई में आते हैं, तो निश्चित तौर पर राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के लिए भी बड़ी चीज़ है और उनकी अपनी लीडरशिप के लिए। लेकिन यहाँ एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। नथुनी कुशवाहा जो यहाँ असेंबली लड़ते रहे, पिछली बार गठबंधन ने उनको पार्लियामेंट का चुनाव लड़ाया था, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए हैं। तो निश्चित तौर पर जो कुशवाहा मतदाता है उसकी लामबंदी भारतीय जनता पार्टी और स्वामी प्रसाद मौर्य के बीच में है। अब कुशवाहा मतदाताओं में कितना डेंट करते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी पोजीशन क्या बनती है, क्योंकि बामसेब की नर्सरी से और जनता दल की नर्सरी से निकले स्वामी प्रसाद मौर्य दलित, मुस्लिम और ख़ासकर उनका जो संविधान के मुद्दे को लेकर के और अन्य दीगर सामाजिक न्याय के मुद्दों को लेकर के स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार मुखर रहे हैं। तो उसकी भी अग्नि परीक्षा इस पार्लियामेंट चुनाव में होगी और उनकी पॉलिटिकल पार्टी की भी अग्नि परीक्षा होगी। अगली सीट जो है वो देवरिया की है। देवरिया बड़ा ही चर्चित रहा प्रेम यादव और सलमणि त्रिपाठी को लेके। अब देखते हैं ओपी यादव जी की राय क्या है इस सीट पे, चूँकि ये सीट बहुत ही हॉट सीट मानी जा रही है, चूँकि उस मामले को लेके पूरे देश में देवरिया की चर्चा रही है। जी, क्या राय है आपकी? देखिए, देवरिया ऐसे भी 52% ओबीसी वोटर है इस पार्लियामेंट सेगमेंट पे, और ये समाजवादियों की प्रयोग भूमि रही है। देवरिया से मोहन सिंह जैसे कद्दावर
राजपूत लीडर जो समाजवादी पार्टी के मुलायम सिंह के नज़दीकी हुआ करते थे और बहुत ही वैचारिक पृष्ठभूमि रही है। कनकलता सिंह उनकी बेटी राज्यसभा में भी रही, यहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते रहे। बालेश्वर यादव की पृष्ठभूमि पटरौना और देवरिया यहीं रही है और नाराज होकर के भी देवरिया से लगभग 1,58,000 मतों का डिवीज़न किया था बालेश्वर यादव ने जब वो कांग्रेस से लड़ गए थे। तो यहाँ पर इस बार कांग्रेस पार्टी के कोटे में सीट दिया है अखिलेश यादव ने। और अखिलेश प्रताप सिंह जो कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और पहले विधायक भी रहे, रुद्रपुर से कांग्रेस पार्टी से विधायक रहे हैं, उनको चुनाव मैदान में उतारा है। और शशांक मणि त्रिपाठी यहाँ चुनाव मैदान में है बीजेपी से। तो निश्चित तौर पर एक तरह से जो लामबंदी, लेकिन यहाँ पर बीएसपी ने यादव उम्मीदवार संदेश यादव को उतारा है, लेकिन यादव मतदाताओं में कोई बड़ा पोलराइजेशन नहीं दिख रहा है। अगर ओबीसी मतदाता यहाँ पर इंटैक्ट हुआ तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की राह में कांटे दिखाई दे रहे हैं इस पार्लियामेंट सीट पर। और अगर यहाँ डिवीजन हुआ, यहाँ जब देवरिया पार्लियामेंट के जो समीकरण हैं, कुशवाहा, कुर्मी, जो ओबीसी की जातियां हैं, यादव, अलग अलग जातियों का, ओबीसी की जातियों का यहाँ अच्छा प्रभाव है। और राजपूत और ब्राह्मण मतदाताओं की भी अच्छी संख्या, और खुद इंडिया गठबंधन से राजपूत कैंडिडेचर हैं, तो अपर क्लास में भी बड़ा डिवीजन हो रहा है। अगर ऐसी स्थिति बनी तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लिए खतरे की घंटी है। अच्छा, सलमणि त्रिपाठी जिन्होंने प्रेम यादव को लेके काफ़ी बीच में यूनाइट अपने ब्राह्मण बिरादरी को यूनाइट करने की कोशिश की और काफ़ी उसको जो है हो हल्ला हुआ, क्या कुछ असर डाल सकते हैं इस सीट पे? निश्चित तौर पर देखिए, ब्राह्मण मतदाता तो भारतीय जनता पार्टी के, क्योंकि यहाँ पर राजपूत बनाम ब्राह्मण की चर्चा है। अखिलेश प्रताप सिंह राजपूतों के, खासकर राहुल गांधी के किचन कैबिनेट के व्यक्ति माने जाते हैं। तो इस पार्लियामेंट सीट पर अपर क्लास में भी ब्राह्मण बनाम राजपूत है, तो ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी के साथ गोलबंद हुआ है पूरी तरह से। लेकिन राजपूत और बाकी ओबीसी, दलित और मुस्लिम मतदाताओं के सहारे यहाँ इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत पोजीशन में है। अगली सीट गाजीपुर है। गाजीपुर तो बहुत ही चर्चित सीट है। आप लोग भी जानते हैं कि वहाँ से जो है मुख्तार अंसारी के साथ क्या घटनाएं हुई, ये तो हम नहीं बता सकते जो, लेकिन जनता में जो चर्चाएं हैं, वहाँ गए भी थे। वहाँ से अफजाल अंसारी चुनाव लड़ रहे हैं और समाजवादी का सहयोग भी उनको। ओपी यादव जी का क्या कहना है, आपसे ही जानते हैं। देखिए, गाजीपुर पार्लियामेंट सीट के नतीजे देखिए, एक तरह से कम्युनिस्टों की और समाजवादियों की प्रयोग भूमि रही है गाजीपुर में मनोज सिन्हा का 1-2 रिकॉर्ड छोड़ दिया जाए तो यहाँ जनसंघ की बहुत मजबूत पृष्ठभूमि नहीं रही है। फिलहाल मनोज सिन्हा के बड़े ही नज़दीकी पारसनाथ राय को बीजेपी ने यहाँ चुनाव मैदान में उतारा है। भूमिहार समाज से आते हैं और भूमिहार बहुत मजबूत वोट बैंक है। भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मण, भूमिहार और ओबीसी में जो नॉन यादव मतदाताओं में सेंध लगा करके, खासकर राजपूत और लोनिया मतदाताओं में सेंध लगा करके चुनावी वैतरणी पार करने की कोशिश कर रही। लेकिन गाजीपुर में एक गहमरी का क्षेत्र है, विश्वनाथ सिंह गहमरी का क्षेत्र है। यहाँ के नतीजों को आप देखिए, अफजाल अंसारी कम्युनिस्ट पार्टी के ज़माने से ही, और मुस्लिम मतदाता, यादव मतदाता, राजपूत मतदाता, और यहाँ पर चौथा जो कुशवाहा मतदाता है, क्योंकि बाबू सिंह कुशवाहा बड़े कद्दावर नेता हैं, बगल की जौनपुर पार्लियामेंट से लड़ रहे हैं। और पहले गाजीपुर में समाजवादी पार्टी से उनकी पत्नी सुकन्या कुशवाहा भी लड़ चुकी हैं चुनाव। फिलहाल उस समय वो चुनाव लूज कर गई थी, क्योंकि उस समय कैलाश नाथ सिंह यादव बीएसपी से और डीपी यादव भी राष्ट्रीय परिवर्तन दल से चुनाव लड़े थे, और यादवी वोट बैंक का बड़ा उस समय डिवीजन हुआ था। ओम प्रकाश सिंह जो इस क्षेत्र के विधायक हैं, कद्दावर नेता माने जाते हैं, और समाजवादी पार्टी की सारी सरकारों में कैबिनेट मंत्री रहे, यहाँ से वो एमपी भी रहे हैं समाजवादी पार्टी से। राधे मोहन सिंह भी समाजवादी पार्टी से एमपी रहे हैं। तो राजपूत मतदाता भी बहुत ज़बरदस्त लामबंद है। मुस्लिम मतदाता बड़ी अच्छी संख्या में है, और करीब 3.5 लाख से 4 लाख के बीच में यादव मतदाता है। तो जो जातीय समीकरण है वो पूरी तरह से अफजाल अंसारी के साथ है। और भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेचर का कद है, जातीय समीकरणों की तो बात अलग रह गई, जो कद है वो अफजाल अंसारी के सियासी कद के सामने बहुत बौना है। ऐसी स्थिति में जो जातीय गोलबंदी है, जो सोशल इंटैक्ट है, जो पॉलिटिकल इंटैक्ट है, उसके सहारे ऐसा लगता है कि अफजाल अंसारी भारी मतों से गाजीपुर पार्लियामेंट चुनाव जीत जाएंगे। अगली पार्लियामेंट है चंदौली पर हम चर्चा करते हैं। ये यादव बाहुल लोकसभा सीट है। यहाँ एक ज़माने में 1989 में प्रोफेसर कैलाश नाथ सिंह यादव जो उत्तर प्रदेश में शिक्षा मंत्री रहे हैं, जनता दल से चुनाव जीत चुके हैं। यहाँ दूसरे कैलाश नाथ सिंह यादव जो मायावती की सरकार में बंजर भूमि विकास मंत्री रहे हैं, यहाँ से बीएसपी के सिंबल पर चुनाव जीत चुके हैं। रामकिशुन यादव यहाँ समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव जीत चुके हैं। आनंद रतन मौर्य यहाँ चुनाव जीतते रहे हैं। जायसवाल साहब यहाँ चुनाव जीतते रहे। बेसिक बात यह है कि एक तरह से श्यामलाल यादव जो कांग्रेस के कद्दावर
नेताओं में राज्यसभा के डिप्टी चेयरपर्सन और राजीव गांधी की सरकार में कृषि मंत्री रहे, उनकी भी सीट रही है यादवों के प्रभाव वाली और यादवों की बहुलता वाली सीट। एक तरह से टेक्निकली यादव डोमिनेटेड सीट मानी जाती है। पिछली बार यहाँ पर जनवादी पार्टी के संजय चौहान को अखिलेश यादव ने चुनाव मैदान में उतारा था। 80-90 हज़ार मतदाता है चौहान, लेकिन अखिलेश यादव ने यहाँ पर एक प्रयोग किया था। फिलहाल वो नाराज है और भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने समर्थन किया है। लेकिन यहाँ पर अखिलेश यादव ने कांग्रेस और बीएसपी दोनों पार्टी में रहे पूर्व मंत्री जो राजपूत समाज से आते हैं वीरेंद्र सिंह, जिनके कई शैक्षिक संस्थान इस पार्लियामेंट सेगमेंट में चल रहे हैं, उनको चुनाव मैदान में उतार कर एक तरह से लड़ाई को राजपूत बनाम ब्राह्मण करने की कोशिश की है। मुस्लिम यादव और उदयलाल मौर्य जैसे कद्दावर कुशवाहा नेता भी समाजवादी पार्टी के साथ हैं। तो खासकर कुशवाहा, यादव और बिंद मतदाताओं को साथ लेकर के, मुस्लिम मतदाताओं को साथ लेकर, और राजपूतों का भी एक बड़ा तबका वीरेंद्र सिंह के साथ लग रहा। लड़ाई बहुत टफ है और ऐसे भी टेक्निकली ये यादव डोमिनेटेड पार्लियामेंट सीट है। इस सीट पर वीरेंद्र सिंह बहुत तगड़ी चुनौती दे रहे हैं और लगातार 2014 और 19 में पार्लियामेंट जा चुके। हैट्रिक लगाने की फिराक में डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे के लिए समाजवादी पार्टी की तगड़ी चुनौती है। अगली पार्लियामेंट है वाराणसी, देश की सबसे हाईली प्रोफाइल पार्लियामेंट सीट पर। अगर पुराने नतीजों का अगर एनालिसिस किया जाए तो ग्रामीण क्षेत्र है, जैसे सेवापुरी है, ग्रामीण क्षेत्र में पटेल और यादव और मुस्लिम मतदाता जरूर इंडिया गठबंधन कैंडिडेचर के साथ लामबंद है। और पहली बार अजय राय ऐसा लग रहा कि एज ए स्टेट प्रेसिडेंट यहाँ चुनाव मैदान में है। पिछली बार से इस बार का चुनाव बहुत ही कौतूहल वाला है। पूरे देश की मीडिया की और सियासी गलियारों की नज़रें बनारस पर हैं, लेकिन चूंकि बनारस एक तरह से आध्यात्मिक प्रयोग भूमि रहा है और जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद भारतीय जनता पार्टी का कल्चरल नेशनलिज्म मुद्दा है, उस मुद्दे को भी कसौटी पे परखा जाना है। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, एक बार डॉक्टर राजेश मिश्रा यहाँ कांग्रेस पार्टी से चुनाव जीते हैं और जनता दल के ज़माने से देख लीजिए यहाँ पर ज़्यादातर भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में रही। जब वो जनता दल के साथ भी थी तो निश्चित तौर पर यहाँ वॉकओवर तो प्रधानमंत्री को मिलेगा, बीजेपी को मिलेगा, लेकिन लड़ाई पिछली बार से और चौकस हो सकती है। वाराणसी के बाद बढ़ते हैं मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर एक तरह से ओबीसी लैंड है और यहाँ उत्तर प्रदेश में यादवों के बाद दूसरी नंबर की ओबीसी कम्युनिटी कुर्मी समाज की लीडरशिप की लड़ाई इस पार्लियामेंट में, क्योंकि यहाँ पल्लवी पटेल का भी कैंडिडेट मैदान में है और यहाँ पर अखिलेश यादव ने भी बड़ा दांव लगाया है। वहाँ उन्होंने भदोही से बीजेपी के एमपी रहे रमेश बिंद को बगल में ट्रांसफ़र किया है और उनको समाजवादी पार्टी से कैंडिडेट बना करके एक तरह से यादव मुस्लिम बिंद सोशल पोलराइजेशन के सहारे अनुप्रिया पटेल को तगड़ी चुनौती पेश की है। नतीजे बताएंगे क्या होगा, लेकिन यहाँ पर बैकवर्ड बनाम बैकवर्ड की पॉलिटिक्स पर मैंने पहले ही कहा कि जो 7वां चरण है एक तरह से अखिलेश यादव की पीडीए की अग्नि परीक्षा है और भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर, आप कैंडिडेचर पर अगर पूरी तरह से नज़र दौड़ा लेंगे तो आप भारतीय जनता पार्टी की फोल्ड में देखें या समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन की फोल्ड में देखें, ज़्यादातर ओबीसी कैंडिडेचर दोनों साइड से चुनाव लड़ रहे हैं। पारसनाथ राय, वीरेंद्र सिंह और राजीव राय, 2-4 कैंडिडेचर को अगर छोड़ दिया जाए तो ये जो अजय राय, ये जो पार्लियामेंट सेगमेंट है, इन सारे पार्लियामेंट सेगमेंट पर ओबीसी कैंडिडेचर, जैसे बांसगांव रिजर्व है तो बांसगांव रिजर्व को छोड़ दिया जाए तो ज़्यादातर सीटों पर ओबीसी बनाम ओबीसी की सियासत है। और मैंने इसीलिए कहा कि पीडीए की अग्नि परीक्षा और ऐसे भी पूर्वांचल समाजवादियों का प्रयोग भूमि रही है, मजबूत गढ़ रहा है। अगली पार्लियामेंट सीट है राबर्ट्सगंज जो ट्राइबल बेल्ट है और यहाँ पर रिंकी कौल, उनके पति 96 से विधायक रहे हैं राहुल कौल, और भारतीय जनता पार्टी ने इस बार उन पर दांव लगाया है। अपना दल के कोटे में ये सीट जाती रही है, लेकिन समाजवादी पार्टी यहाँ मजबूती से चुनाव मैदान में है। और अब ये भी अग्नि परीक्षा होगी कि जल जंगल ज़मीन की जो बात इंडिया गठबंधन बड़ी मजबूती से कर रहा है और राहुल गांधी लगातार आदिवासियों पर बोल रहे हैं। रॉबर्ट्सगंज के नतीजे इसका भी पैमाना और पैरामीटर साबित होंगे। रॉबर्ट्सगंज के बाद आगे बढ़ते हैं घोसी का चुनाव एक तरह से त्रिकोणीय चुनाव है। एक ज़माने में बीएसपी से एमपी रहे बालकृष्ण चौहान बीएसपी के उम्मीदवार हैं। मुस्लिम, दलित और चौहान मतदाताओं के सहारे वो त्रिकोण बनाने की कोशिश कर रहे हैं और एक चौहान मतदाताओं में जो उनका पोलराइजेशन है, एक तरह से ये भारतीय जनता पार्टी के कोर वोट बैंक, क्योंकि दारा सिंह चौहान के प्रयोग के बाद, दारा सिंह चौहान राज्यसभा भी रहे हैं, लोकसभा भी रहे हैं और घोसी का विधानसभा चुनाव हारे भी हैं, उपचुनाव बाद में मंत्री भी बन गए। लेकिन अब अग्नि परीक्षा होगी। जो चौहान मतदाताओं में बड़ा डिवीजन भारतीय जनता पार्टी का ही नुकसान होता दिख रहा है और इस सीट पर मुस्लिम, यादव और भूमिहार मतों में आप देखिए कि कल्पनाथ राय यहाँ से 5 बार एमपी रहे और उनको यहाँ का विकास पुरुष कहा जाता है। जैसे देवरिया
आप देखिए चीनी का कटोरा है कि चंदौली चावल का कटोरा माना जाता है, उसी तरह इस पट्टी को भी चीनी का कटोरा माना जाता है। यहाँ शुगर की काफ़ी मिलें हैं और कल्पनाथ राय की धर्मपत्नी डॉक्टर सुधा राय ने खुद राजीव राय के पक्ष में अपील किया है, भूमिहारों को लामबंद करने की कोशिश किया है और एक तरह से 4.5 लाख के आसपास इस पार्लियामेंट, अल्ताफ़ अंसारी यहाँ से पार्लियामेंट का चुनाव लड़ते रहे और पीस पार्टी की भी प्रयोग भूमि रही है घोषी। तो निश्चित तौर पर मुस्लिम, यादव और भूमिहार मतदाता मिलाकर के राजीव राय साफ साफ लोकसभा पहुंचते नजर आ रहे हैं। अगली पार्लियामेंट है सलेमपुर। सलेमपुर में ये सीट कुशवाहा लैंड कही जाती है। यहाँ हरकेवल कुशवाहा का नाम आपने सुना होगा, उनके बेटे रविंदर कुशवाहा तीसरी बार बीजेपी से, पहले समता पार्टी से हरकेवल कुशवाहा जनता दल के ज़माने से जीतते रहे, फिर समता पार्टी से जरूर समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर हरवल्लभ सहाय को चुनाव लड़ाया, कुशवाहा समाज से पार्लियामेंट का चुनाव जीता। इस सीट पर राजभर उम्मीदवार जो एक ज़माने में बीएसपी से एमपी भी रहे हैं, उनको उतार कर यहाँ ओबीसी बनाम ओबीसी की पॉलिटिक्स को और धार देने की यहाँ पर कोशिश हुई है और कुशवाहा और राजभर मतदाताओं की बड़ी अच्छी संख्या है। मुस्लिम, राजभर और यादव समीकरणों के सहारे यहाँ इंडिया गठबंधन बड़ी दमदार फाइट। और सलेमपुर में आप देख रहे हैं कि सलेमपुर में एक चर्चा रहती कि बलिया से सटी सीट है और कुशवाहा लैंड है और कुशवाहा ज़्यादातर स्वामी केशव प्रसाद मौर्य और दीगर कुशवाहा लीडर की वजह से ज़्यादातर बीजेपी की तरफ रुझान रखता है। लेकिन इस बार एक बड़ी प्रयोगशाला बनने जा रही सलेमपुर। अगर राजभर यहाँ से पार्लियामेंट का चुनाव जीते तो निश्चित रूप से अखिलेश की पीडीए की यूनिफिकेशन का एक बड़ा उदाहरण होगा। अगली पार्लियामेंट है बलिया। बलिया पार्लियामेंट जो चंद्रशेखर जी की जन्मभूमि और कर्मभूमि दोनों रही। यहाँ चंद्रशेखर जी लगातार एमपी होते चले आए। एक चुनाव जगन्नाथ चौधरी 1984 में जो यादव समाज से ताल्लुक़ रखते थे, उन्होंने चंद्रशेखर जी को चुनाव मैदान में हराया था। पिछली बार करीब 14-15 हज़ार मतों से हारे सनातन पांडे को फिर से अखिलेश यादव ने रिपीट करके यहाँ पर राजपूत बनाम ब्राह्मण की लड़ाई को तेज कर दिया। लेकिन एक डेवलपमेंट ये भी है कि मंजू सिंह समाजवादी पार्टी जो बीएसपी से विधायक रही है बलिया सदर से, अब समाजवादी पार्टी के साथ हैं और नारद राय बड़ी मीटिंग करके और पूरे समाजवादी पार्टी के तरही करने का ऐलान करके भारतीय जनता पार्टी की फोल्ड में शामिल हो गए और अखिलेश तौर पर यहाँ पर ब्राह्मण समाज का उम्मीदवार कभी पार्लियामेंट नहीं पहुँचा। यादव और राजपूत समाज, यादव एक बार लोकसभा पहुँचा है जगन्नाथ चौधरी, और ज़्यादातर राजपूत समाज के लोग ही पार्लियामेंट, वीरेंद्र सिंह मस्त भी यहाँ से पार्लियामेंट पहुँचे। तो अगर यहाँ से ब्राह्मण उम्मीदवार जीतता है तो ये भी बड़ा इतिहास होगा। नीरज शेखर जो राज्यसभा के एमपी भी हैं और चंद्रशेखर जी के बेटे हैं और समाजवादी करंट भी चर्चा है। और यहाँ पर एक बड़ी चीज़ ये है कि बीएसपी ने यहाँ उम्मीदवार एक सेना से रिटायर व्यक्ति को चुनाव मैदान में उतारा है, लल्लन यादव, लेकिन बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ा है। यहाँ की आंतरिक सियासत में कहा जाता है कि अंबिका चौधरी चूँकि नारद राय के मित्र हैं, लेकिन उन्होंने पूरी तरह से पल्ला झाड़ लिया कि वैचारिक रूप से मैं समाजवादी पार्टी के साथ रहूँगा। और यहाँ से करीब 4.5 लाख यादव मतदाता, अगर यादव मतदाताओं में डिवीज़न नहीं हुआ तो बिल्कुल कांटे की लड़ाई इस सीट पर है। नतीजे बताएंगे 4 जून को, लेकिन निश्चित तौर पर यहाँ समाजवादियों का, चाहे राम गोविंद चौधरी हो, अंबिका चौधरी हो, और यहाँ पर बीजेपी से के जिलाध्यक्ष भी यादव समाज से आते हैं और वो विधायक भी रहे। तो यहाँ एक तरह से बहुत बड़ा प्रयोग हो रहा है ओबीसी सियासत में, और चंद्रशेखर जी की समाजवादी सियासत की जो विरासत है उसकी भी अग्नि परीक्षा इस पार्लियामेंट सेगमेंट पर होगी। तो दोस्तों, ये था 13 सीटों का विश्लेषण, और हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि 13 सीटों पे बीजेपी को एक संभावना होती कितनी सीटें आ सकती हैं, और अखिलेश यादव के गठबंधन और पीडीए इनका कितना काम कर रहा है इन सीटों पे, कितनी एक अमूमन आइडिया लगाया जा सकता है कि कितनी सीटें आ सकती हैं? देखिए 13 सीटों पर जैसे गोरखपुर है और बनारस है, इस पे बीजेपी को वॉकओवर मिल रहा है। कुछ ऐसी सीटें हैं जहां जैसे आपकी घोसी है, दूसरी सीट है आपकी गाजीपुर, ये दोनों सीटें समाजवादी पार्टी के फोल्ड में है। महाराजगंज भी कांग्रेस जीत सकती है, और दूसरी सीट है आपकी देवरिया, ये भी कांग्रेस पार्टी जीत सकती है। हाँ, बांसगांव और कुशीनगर में बिल्कुल रोमांचक लड़ाई है, कुछ कहा नहीं जाता है, तस्वीर बन बिगड़ सकती है। चंदौली में भी जरूर ओबीसी कनेक्ट की सीट है, राजपूत कैंडिडेचर है, लेकिन यहाँ पर लड़ाई बहुत ही रोचक है और हार जीत का पैमाना 10-20-50 हज़ार के बीच में ही होगा। तो पूर्वांचल एक तरह से ओबीसी किस तरह से लामबंद हुआ है, अगर ओबीसी इंडिया गठबंधन के साथ मजबूती के साथ लामबंद हुआ तो अभी तक के जो नतीजे हैं उससे भी उलटफेर वाले नतीजे हो सकते हैं। मैं मानता हूं कि यहाँ पर इंडिया गठबंधन अगर
मैंने कहा कि यूनिफिकेशन अगर हुआ तो इंडिया गठबंधन यहाँ 8 सीटों से ज़्यादा सीटें जीत सकता है। यहाँ और ज़्यादा मजबूती से इस बार का चुनाव यहाँ देखने को मिल रहा, और क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी के लीडर पूरी तरह से पूरी एनर्जी, जैसे जैसे चुनाव बढ़ता चला गया उत्तर प्रदेश में पहले चरण से 7वें चरण के बीच में, तो एनर्जी का जो पॉइंट था वो पूर्वांचल है। लेकिन पूर्वांचल में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की परीक्षा भी होगी, और मठ के जो प्रभाव है उसकी भी परीक्षा, खासकर बांसगांव, महाराजगंज और गोरखपुर पार्लियामेंट में मठ का क्या प्रभाव है। खासकर योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से ताल्लुक़ रखते हैं, तो मठ के प्रभाव के साथ उनका व्यक्तिगत कितना प्रभाव है। इसके अलावा यहाँ पर ओबीसी पॉलिटिक्स में अनुप्रिया पटेल की भी सियासत की परीक्षा होगी। तो ये कहा जा सकता है कि अगर ओबीसी कनेक्ट हुआ, ओबीसी इंटैक्ट हुआ, तो यहाँ इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी है। तो दोस्तों, ये था 13 सीटों पे आज का जो चुनाव हुआ है, और आपकी राय क्या है? आप अपनी राय भी दे सकते हैं। अपनी राय कमेंट के रूप में ज़रूर दीजिएगा। हमारे साथ हम परिचय आपका करवा ही चुका हूँ, जाने माने विश्लेषक ओपी यादव जी हैं। फिलहाल आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। आप देख रहे हैं भारत दैनिक दर्शन, मैं विक्रम सिंह, नमस्कार।